जीएस गुरु जेपी सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। और जैसा कि वादा किया था उसके अनुसार आज इतिहास की क्लास शुरू करता हूं। इतिहास जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर लिखा भी हुआ है, इतिहास क्या है उसका बहुत कुछ डिफिनेशन ये शब्द बता देता है। हिस्ट्री, इसको दो पार्ट में तोड़ दिया, अब ये हो गया क्या, हाय स्टोरी। अब तक ये क्या था, हिस्ट्री, लेकिन अब क्या हो गया, हाय स्टोरी। अगर इस जो है कॉमा को हटा दिया तो ये फिर हो गया क्या, हिस्ट्री। फिर कॉमा लगा दिया तो हो गया क्या, हाय स्टोरी। यानी अब आप समझ गए होंगे ना इतिहास क्या है। इतिहास स्टोरी है, कहानी है। और कैसी कहानी, अतीत में घटी हुई उन घटनाओं का एक क्रमबद्ध अध्ययन है इतिहास, जो हमारे वर्तमान को सार्थक, सकारात्मक अथवा नकारात्मक रूप में प्रभावित करता है। इतिहास शब्द का वास्तविक मतलब होता है, अगर कहा जाए कि इतिहास का वास्तविक अर्थ क्या होता है, तो इसका वास्तविक अर्थ होता है ऐसा वास्तव में हुआ होगा। इसका वास्तविक अर्थ क्या है, ऐसा वास्तव में हुआ होगा, वास्तव में हुआ होगा। और आपको जानकारी के लिए मैं बताऊं कि इतिहास जो कि जीएस का जो है प्योर सब्जेक्ट है, और इसमें बताया जाता है कि हम लोग उन्हीं घटनाओं का अध्ययन करते हैं जो अतीत में हो चुकी हैं, यानी भूतकाल में हो चुकी हैं, लेकिन हमारे जो है वर्तमान को आज भी पॉजिटिव या निगेटिव वे में, या तो सकारात्मक या नकारात्मक वे में ये प्रभावित करती हैं। इतिहास जिसका मतलब मैंने बताया कि ऐसा वास्तव में हुआ होगा। आपको जानकारी के लिए बताएं कि इतिहास का अगर जो है पूछा जाए कि जन्म कहाँ हुआ, इतिहास का जन्म स्थान कहाँ है, तो इतिहास का जो है जन्म स्थान भारत है। कहाँ, भारतवर्ष है। और सबसे पहले इतिहास का लिखित प्रमाण, दुनिया की सबसे पहली पुस्तक जिसका नाम है ऋग्वेद, जिसको महर्षि वेद व्यास जी ने संकलित किया था, कंपाइल किया था, उसमें इतिहास का वर्णन किया गया। और दशरथ युद्ध का ऋग्वेद में प्रमाण मिलता है। तो इस प्रकार अगर जो ये देखा जाए तो दशरथ युद्ध इतिहास की पहली ऐतिहासिक घटना जिसका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है, लेकिन किसी सिस्टमेटिक वे में नहीं, किसी क्रमबद्ध उसका जो है वहां पर विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया। शायद संभवतः यही वजह था कि ऋग्वेद को इतिहास की पहली पुस्तक नहीं माना गया, और नहीं वेद व्यास को इतिहास का पहला राइटर, पहला लेखक, पहला इतिहासकार माना गया। दूसरा वजह यह हो सकता है कि वो दौर था जब हिंदुस्तान में उच्च जाति और निम्न जाति, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, ये बहुत ज्यादा खाइयां बहुत चौड़ी हुआ करती थी, और उसके अनुसार निम्न वर्ग के लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं हुआ करता था। निम्न वर्ग के लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। उच्च वर्ग के लोग जो कुछ भी लिखते पढ़ते थे तो वो चाहते थे कि निम्न वर्ग के लोगों तक न पहुंच पाए। शायद यही वजह था कि उसको उन्होंने छुपा करके रखा। और बाद के दिनों में जब यूरोप के लोगों का, विदेशी लोगों का भारत में आगमन होता है, तो इन तथ्यों को वो अपने तरीके से तोड़ मरोड़ करके जो है प्रस्तुत करते हैं और बताते हैं कि इसका शुरुआत यूरोप से हुआ, मैंने किया, जबकि हकीकत ऐसा कुछ नहीं था। तो अगर पूछे कि इतिहास का जो है विषय वन, इतिहास का जन्म स्थान कहाँ है, तो आप कहेंगे कि भारतवर्ष। और इतिहास की पहली पुस्तक अगर जो है लिखी गई, अगर जो है प्रथम पुस्तक भारत में लिखी गई ऐतिहासिक घटनाओं पर, तो उसका नाम था महाभारत। क्या नाम था, महाभारत नाम था। महाभारत जिसका प्राचीन नाम था क्या, जय संहिता। क्या नाम था, जय संहिता। आपसे पूछता भी है कि महाभारत का प्राचीन नाम क्या था, जय संहिता था। और महाभारत को भी किसने लिखा, महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा था, जिसमें हस्तिनापुर की कथा लिखी गई थी। इतिहास क्यों पढ़ा जाता है, इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है, इसलिए नहीं कि उसमें प्रेम कथा है, इसलिए नहीं उसमें किसी का मर्डर है, इसलिए नहीं कि उसमें किसी का विवाह है,
इसलिए पढ़ाया जाता है कि इतिहास को फिर दोहराया न जाए। वेद व्यास जी ने महाभारत लिखा, उसके प्रस्तावना में इस बात का उन्होंने उल्लेख किया कि महाभारत लिखने के पीछे मेरा उद्देश्य कदापि नहीं कि हस्तिनापुर की बर्बादी की कथा लिखी जाए। उसके पीछे मेरा उद्देश्य यह है कि भारत में फिर कभी महाभारत न हो, फिर कोई धृतराष्ट्र पुत्र मोह में इस कदर पर जो है अंधा न हो जाए कि अपने साम्राज्य का विनाश कर दे। फिर किसी घर में कोई दुर्योधन दुशासन पैदा न हो, फिर किसी भरी सभा में किसी द्रौपदी को निर्वस्त्र न किया जाए। लेकिन उन घटनाओं से हम लोगों ने कितना सीखा, आप खुद जो है देख सकते हैं, समझ सकते हैं। क्योंकि उन दिनों एक दुर्योधन, एक दुशासन, और आज रोज समाचार पत्रों को उठा करके देख लीजिए कितनी द्रौपदी हैं जिनको रोज अमर्यादित होना पड़ता है। कितने दुर्योधन दुशासन रोज जो है अखबारों में उनका अगर जो है आप गणना करें तो शायद संख्याएं कम पड़ जाएंगी। यानी कहने का मतलब कि हम लोगों ने इतिहास से सीखा नहीं, बल्कि इतिहास से और जो है बिगड़ते गए। इसका दूसरा पहलू यह है कि इतिहास हमेशा अपने आप को रिपीट करता है, हमेशा अपने आप को दोहराता है। उसके लिए चाहे आप लाख जतन क्यों न कर लें। महाभारत जय संहिता जो कि किसके द्वारा लिखी गई थी, अभी मैंने बताया वेद व्यास जी ने लिखा था। वेद व्यास जी जिनका वास्तविक नाम जो है कृष्णद्वैपायन ऋषि था। लेकिन इतिहास को एक विषय के रूप में किसने शुरू किया था? इतिहास को एक विषय के रूप में पढ़ाए जाने की प्रथा कहां पर शुरू हुई? अगर जो है उस तथ्य को देखा जाए तो इतिहास को एक विषय के रूप में पढ़ाने की प्रथा जो है सबसे पहले यूनान में शुरू किया गया था। कहां पर? यूनान। जिस यूनान को अब किस नाम से जाना जाता है, उस यूनान को अब ग्रीस के नाम से जाना जाता है। जिसकी राजधानी एथेंस है। यानी आपसे पूछा जाए कि इतिहास को एक विषय के रूप में पढ़ाने की जो है सिलसिला कहां पर शुरू हुआ? यूरोप महाद्वीप में शुरू हुआ, यूनान में शुरू हुआ था। और आपको जानकारी के लिए बताएं कि अगर जो है आपसे पूछा जाए क्या कि इतिहास का पिता, क्या पूछा जाए? विश्व इतिहास का पिता, तो विश्व इतिहास का पिता कौन थे? विश्व इतिहास का पिता, जी हां, उस महानुभाव का नाम था हेरोडोटस। क्या नाम था? हेरोडोटस। इनकी भी जो है अपने आप में बहुत अच्छी कहानी है, अपना इनका इतिहास है। हेरोडोटस का वास्तविक नाम जो है कहा जाता है कि हरिदत्त था। हेरोडोटस जिनका जन्म स्थान वर्तमान में तुर्की में पड़ता है। तुर्की अगर आप मैप में उठा करके जो है देखें तो आज भी एशिया महाद्वीप का देश है। हालांकि इसका कुछ हिस्सा यूरोप में भी जो है लगता है। और हरिदत्त जो कि पहले एक आर्य व्यक्ति थे, हिंदू व्यक्ति थे, बाद के दिनों में इन्होंने जब दूसरे धर्म को स्वीकार कर लिया, या कह लें कि दूसरे धर्म के लोगों का वहां प्रभाव बना, या कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि नहीं, जब ये विद्या अध्ययन के लिए जब रोम गए तब वहां जो है हरिदत्त से हेरोडोटस हो गए थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व इतिहास का पापा ना पिता जनक कौन है, तो आप बताएंगे हेरोडोटस। और हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक, यानी इतिहास की पहली पुस्तक कौन सी है, तो आप कहेंगे इतिहास की प्रथम पुस्तक। इतिहास की प्रथम पुस्तक कौन सी है, तो इतिहास की प्रथम पुस्तक है हिस्टोरिका। प्रथम पुस्तक का क्या नाम है? प्रथम पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। क्या नाम है? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका नाम है। और इसके राइटर कौन थे? हेरोडोटस। अगर आपसे पूछा जाए कि हिस्टोरिका में किन तथ्यों का वर्णन किया गया, या पूछा जाए कि हिस्टोरिका का विषय वस्तु क्या है, तो हिस्टोरिका में उन दिनों आर्यों पर, या यूं कह लीजिए कि भारत पर यूरोप के लोगों के आक्रमण का उल्लेख किया गया। यूरोप वालों के आक्रमण का उल्लेख इस पुस्तक में किया गया। और उन दिनों यूरोप से
एशिया में आने के लिए तुर्की के ही राष्ट्रीय लोग आया करते थे। शायद उस दृश्य को बड़े करीब से देखे थे हरिदत्त, जो आगे चल करके हेरोडोटस कहलाए, और इसीलिए इन्होंने इसे लिखा था। तो आपसे पूछे कि हिस्टोरिका नामक पुस्तक में किस घटना का जिक्र किया गया है, तो आप कहेंगे कि हिस्टोरिका, जो कि इतिहास की जो है पहली पुस्तक है, इसमें भारत पर यूरोप वालों के आक्रमण का वर्णन किया गया है। हेरोडोटस हालांकि एक बड़े विद्वान व्यक्ति थे, एक अच्छे भूगोलवेत्ता भी थे। कहा जाता है कि नदियों के द्वारा बनाए जाने वाले डेल्टा की खोज इन्होंने की और उसका नामकरण भी इन्हीं के द्वारा डेल्टा किया गया था, जिसका इन्होंने सबसे पहले खोज नील नदी घाटी में किया था। हेरोडोटस दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बताया कि पृथ्वी चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई है। तो हेरोडोटस एक बहुत अच्छे इतिहासकार भी थे और बहुत अच्छे एक जो है भूगोलवेत्ता भी थे। विश्व इतिहास के बाद अगर जो है आपसे पूछा जाए कि भारतीय इतिहास का पिता कौन है, तो भारतीय इतिहास का पिता कौन है, तो आप बताएंगे भारतीय इतिहास का पिता कौन? इराटोस्थेनीज। कौन? भारतीय इतिहास का पिता कौन? मेगास्थनीज। कौन? मेगास्थनीज किसके दरबार में रहा करते थे? तो मेगास्थनीज मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे ये? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के ये संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, और इन्हीं के दरबार में मेगास्थनीज रहते थे। इनके द्वारा लिखी गई जो है पहली पुस्तक जो थी, उस पुस्तक का नाम क्या था? उस पुस्तक का नाम था इंडिका। क्या नाम था? उस पुस्तक का नाम था इंडिका। तो आपसे पूछा जाए कि भारतीय इतिहास का जो है पिता, आपसे पूछा जाए कि भारतीय इतिहास का पिता कौन है, तो आप कहेंगे कि भारतीय इतिहास का पिता जो है मेगास्थनीज है। और मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो मेगास्थनीज के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम मैं यहां लिख देता हूं। जी हां, इंडिका। कौन सी पुस्तक? इंडिका। और आपको शायद जानकर अच्छा लगेगा, इंडिका किसी यूरोपीय भाषा में लिखी गई भारत पर की पहली पुस्तक थी। हालांकि उस पुस्तक में इन्होंने बड़ा कुछ इस ऐसे तथ्यों का भी उल्लेख किया है जिसका वास्तविकता से दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं है, लेकिन भारत विषय पर एक यूरोपीय व्यक्ति का ये पुस्तक का लिखा जाना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। कहा जाता है मेगास्थनीज जो कि यूनान के रहने वाले व्यक्ति थे, और तक्षशिला विश्वविद्यालय जो कि विश्व का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय था, वर्तमान में रावलपिंडी और पेशावर वाला जो बेल्ट है पाकिस्तान में, उसी के आसपास के क्षेत्र को तक्षशिला कहा जाता था। राजा तक्ष के द्वारा जिसकी स्थापना हुई, ऐसा माना जाता है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के छोटे भाई जिनका नाम था भरत के ही पुत्र थे तक्ष, जिन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। उन्हीं के द्वारा पुरुषोत्तमपुर शहर की स्थापना की गई। पुरुषोत्तमपुर नगर बाद में चल करके जो है पुरुषपुर कहलाया, और आज जो है पेशावर कहा जाता है। ये जगह पाकिस्तान में पड़ती है। उसी तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले व्यक्ति थे मेगास्थनीज, और कहा जाता है कि जब मगध पर घनानंद का जो शासन था, नंद वंश का शासन था, उसको समाप्त करके, और चंद्रगुप्त मौर्य ने जब मौर्य साम्राज्य की स्थापना रखी चाणक्य की मदद से, तो सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर से चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर दिया, और पराजित किया तो अफगानिस्तान वाले कुछ बेल्ट को, जिसमें मकरान, हेरात, कांधार, काबुल वाला क्षेत्र को उसने प्राप्त किया। मजे की बात यह थी कि उन दिनों की परंपराओं के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया, तो उसकी बेटी जिनका नाम था हेलेना से चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी कर ली। यह बात इसलिए कहानी बता रहा हूं, इतिहास का मतलब ही होता है कहानी। इसलिए बता रहा हूं कि मेगास्थनीज भारत कैसे आए, उसके पीछे ये रीजन यही था। हेलेना और चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हुई। हेलेना जो कि
यूनान की रहने वाली थी, जिनको भारतीय भाषाओं का ज्ञान नहीं था, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य को यूरोपीय भाषाओं का ज्ञान नहीं था। यूनानी भाषाओं का, ग्रीक लैंग्वेज की कोई जानकारी नहीं थी चंद्रगुप्त मौर्य को। इसके बाद भी इन दोनों की जब शादी हुई तो जाहिर सी बात थी लैंग्वेज प्रॉब्लम होगी। आप खुद सोच सकते हो कि ऐसे पुरुष और महिला जो कि शादी कर लें और दोनों एक दूसरे की भाषा न जानते हों तो कितना बड़ा धर्म संकट उत्पन्न हो सकता है। और उसी धर्म संकट के समाधान के लिए सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था कि तुम चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते हुए चंद्रगुप्त मौर्य को ग्रीक भाषाओं का ज्ञान कराओगे और हमारी बेटी को भारतीय भाषाओं का ज्ञान कराओगे, संस्कृत का ज्ञान कराओगे। उन दिनों संस्कृत पाली का जो है दौर हुआ करता था और इन दोनों भाषाओं में सिद्धहस्त था कौन? मेगास्थनीज। इसीलिए मेगास्थनीज जो है भारत आया और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। वो अलग बात थी कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते हुए उसने न चंद्रगुप्त मौर्य को ग्रीक भाषा सिखा पाई, न हेलेना को संस्कृत भाषा सिखा पाई, क्योंकि हेलेना कुछ दिन के बाद ही यहां से 9-2-11 हो गई थी। उनको मगध की आबो हवा पाटलिपुत्र अच्छा नहीं लगा और मेगास्थनीज को पाटलिपुत्र इतना अच्छा लगा कि इसने जो है इंडिका पुस्तक लिखी तो उसमें जो है पाटलिपुत्र शहर को स्वर्ग से भी बेहतर शहर बताया। बहरहाल मेगास्थनीज को भारतीय इतिहास का पिता कहा जाता है और इनके द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक का नाम क्या है? इनके द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक का नाम जो है इंडिका। आपको मैं जानकारी के लिए बताऊं कि ये क्लास जो इतिहास की क्लास है ये प्रतिदिन आपको जो है रात 8 बजे, कब? रात 8 बजे यानी 8 PM पर जो है आपको प्राप्त होगी। और इसमें कोई दो राय नहीं है मुझको बताने में कि ये पूरी तरीके से जो है रिकॉर्डेड वीडियो होगी, इसलिए कि मैं जिस क्षेत्र में रहता हूं इस समय, हालांकि मैं डिग्री कॉलेज में पढ़ा भी रहा हूं, लेकिन जिस क्षेत्र में रहता हूं वहां अभी भी नेट की थोड़ी जो है प्रॉब्लम है, इसलिए लाइव क्लास ये जो है पॉसिबल नहीं है। तो मैं रिकॉर्डेड वीडियो जो है आप लोगों तक प्रस्तुत करूंगा। ये प्रतिदिन रात 8 बजे ये रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों तक पहुंचेगी, जिसमें 30 से 35 मिनट, मैक्सिमम 45 मिनट की जो है वीडियो होगी। और मेरा वादा है कि पूरा का पूरा जो है हिस्ट्री सब्जेक्ट जो है यहाँ पर मैं कंप्लीट कराऊंगा, चाहे आप सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ रहे हो, आप टीजीटी पीजीटी के लिए पढ़ रहे हो, या फिर जो है किसी वनडे एग्जाम के लिए जैसे एसएससी यूपीएसआई या फिर रेलवे एसएससी जीडी के लिए पढ़ रहे हो, ये सेशन आपके लिए बिल्कुल समझ लें संजीवनी होगा, ये मेरा वादा है। अब जहां तक इतिहास की जो है बात किया जाए, इतिहास की उत्पत्ति कब से हुई? हर व्यक्ति का इतिहास है, किसी का इतिहास पढ़ाया जाता है, किसी का इतिहास चर्चा का विषय वस्तु बनकर के जो है रह जाता है। इतिहास की उत्पत्ति तब हुई जब जो है इस पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति हुई। आपका इतिहास तब शुरू होता है जब आप इस धरती पर अवतार लिए, वहीं से आपका इतिहास जो है शुरू हो जाता है। यहां पर भी कुछ ऐसा ही कहानी है। तो सबसे पहली बात जो है ये होती है कि मनुष्य का जो है अवतरण, जिसको होमो सेपियंस हम लोग जो है कहते हैं, मनुष्य का अवतरण, मनुष्य का अवतरण कहां पर हुआ था? तो अगर विश्व की बात किया जाए तो विश्व में मनुष्य के पाए जाने का सबसे पहला प्रमाण जो है कांगो नदी घाटी में जो है प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है? कांगो नदी घाटी से प्राप्त होता है। कांगो कहां पड़ता है? कांगो अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। वहां पर बहने वाली कांगो नदी है, जिसके नाम पर जो है वहां 2 देश भी हैं। वहां से मनुष्य के पाए जाने का, होमो सेपियंस के पाए जाने का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है। लेकिन अगर भारत की बात जो है किया जाए तो भारत में मनुष्य के पाए जाने का प्राचीनतम प्रमाण जो है कहां से मिलता है? तो आप कहेंगे नर्मदा नदी घाटी से। भारत में मनुष्य के पाए जाने का प्राचीनतम प्रमाण कहां से प्राप्त होता है? नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त होता है, जबलपुर से प्राप्त किया गया, और जिसकी खोज जो है 1982 में, बहुत बाद में अभी जो है किया गया 1982 में। तो मनुष्य का भारत में पाए जाने का प्रमाण नर्मदा नदी घाटी, विश्व में पाए जाने का प्रमाण कांगो नदी घाटी। और आपको बता दें
कि मनुष्य भले ही अफ्रीका महाद्वीप में सबसे पहले अपने एग्जिस्टेंस में आया, लेकिन मनुष्य मनुष्य की तरह रहने की कला जो इजाद किया वो भारत में, और सभ्य मनुष्य भारत में ही रहना शुरू किया। दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में एक ग्रामीण सभ्यता जिसको कहते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये दुनिया की सबसे प्राचीन रूरल सिविलाइजेशन था, प्राचीन सभ्यता थी, जो दजला और फरात नदियों के तटीय क्षेत्रों में आबाद हुई थी। दजला और फरात नदियां वर्तमान में ईरान में बहती हैं, और आपको इस बात की जानकारी होगी कि ईरान भी जो है कभी प्राचीन भारत का अंग हुआ करता था। दजला और फरात नदियां कभी भारत के सरहद में बहा करती थी, भारत के सरहद पर बहती थी। लेकिन दुर्भाग्य है कि हर देश का सिर्फ इतिहास बदला है, भारत का इतिहास के साथ साथ भूगोल भी बदला है। अफगानिस्तान कभी भारत था, लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत आते आते अफगानिस्तान भारत से अलग एक देश बना दिया गया 1892-93 में, जिसका गांधार के नाम से उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। बर्मा, जिसको अब म्यांमार कहते हैं, यह भी कभी भारत था, लेकिन भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में अंग्रेजों के द्वारा इसे अलग एक देश बना दिया गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश तो जग जाहिर है, 1947 से पहले ये भी भारत के अंग थे, लेकिन 1947 आते आते ये भी भारत से अलग हो गए। यानी हर देश का समय के साथ सिर्फ इतिहास बदला, लेकिन भारत का इतिहास के साथ साथ भूगोल भी बदला। और आज हालात यह है कि अगर जम्मू कश्मीर से सेना हटा दी जाए तो भारत का भूगोल शायद कुछ और बदल जाए। लेकिन यह भी सही है कि अगर जम्मू कश्मीर में भारत की सेना को छूट दे दिया जाए तब भी भारत का भूगोल बदल जाएगा। बहरहाल यहां पर मैं बात कर रहा हूं इतिहास के उन तथ्यों का कि सबसे पहले सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ भारत भूमि पर, एशिया के क्षेत्र में। इसीलिए एशिया को विभिन्न सभ्यताओं का पालना कहते हैं। एशिया महाद्वीप को विभिन्न धर्मों का जन्म स्थान कहते हैं। दुनिया के सभी धर्म एशिया महाद्वीप में ही उत्पन्न हुए। मैक्सिमम भारत में अपने एग्जिस्टेंस में आए थे। शायद देवताओं ने पृथ्वी पर जन्म लेना अगर जो है चाहा तो भारत भूमि को उन्होंने पसंद किया, और भारत में अगर जन्म लेना चाहा देवताओं ने तो उत्तर प्रदेश की भूमि को पसंद किया। चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम रहे हों, या भगवान कृष्ण रहे हों, या फिर जो है आपके जैन धर्म, बौद्ध धर्म से संबंधित जो है प्रणेताओं की बात किया जाए, सबकी उत्पत्ति भारत में ही या उत्तर प्रदेश बिहार के आसपास के क्षेत्रों में हुई थी। बहरहाल देवताओं की धरती हिंदुस्तान में ही सबसे पहले जो है सभ्यता का विकास हुआ। तो अगर पूछा जाए कि पहली ग्रामीण सभ्यता कौन थी, तो पहली ग्रामीण सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता। कौन सी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। और मेसोपोटामिया की सभ्यता कहां पर अपने अस्तित्व में आई थी? तो ये दजला फरात नदियों के तटीय क्षेत्रों में अपने अस्तित्व में आई, और वर्तमान में जिसे हम लोग ईरान के नाम से जानते हैं। लेकिन पहली अगर जो है शहरी सभ्यता जो है कहा जाए, फर्स्ट जो है अर्बन सिविलाइजेशन कहा जाए, तो पहली अर्बन सिविलाइजेशन यानी नगरीय सभ्यता जो थी वो सिंधु नदी के तटीय क्षेत्रों में उत्पन्न हुई, जिसको सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जाना गया। तो आपसे पूछा जाए कि पहली नगरीय सभ्यता का विकास जो है कहां पर हुआ था? तो भारत में हुआ, और उसे किस नाम से जाना गया? उसे सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जाना गया था। सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जाना गया। तो सवाल यह उठता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के समय भारत को किस नाम से जाना जाता रहा होगा? हालांकि उसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है, क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग ऐसा लिखते थे कि बड़ा वैसा लिखते थे, गजब लिखते थे।
उनका लिखा हुआ आज तक दुनिया की कोई ताकत पढ़ ही नहीं पाई। इसलिए शायद सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों का इतिहास अब तक नहीं पता है, लेकिन उन दिनों भारत को सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से जो है जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? तो उस समय भारत को सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से जाना जाता था। सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से जाना जाता था। तो अगर जो है आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला नाम क्या था, या पूछा जाए कि सिंधु घाटी की सभ्यता के समय भारत को किस नाम से जाना जाता था, सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से जाना जाता था। इसलिए कि वहां 7 नदियां उन क्षेत्रों से होकर के बहती थी। कौन कौन सी? सिंधु, रावी, चिनाब, सतलज, झेलम, प्यास और सरस्वती। इसलिए इसको सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से जाना गया था। सबका अपना इतिहास होता है और सबका इतिहास उसके नाम से शुरू होता है। ठीक वैसे ही जैसे आप जन्म लिए रहे होंगे तो हो सकता है कि आपका नामकरण किया गया होगा, तो घर वालों ने नाम रखा होगा का टेलू। कब तक नाम टेलू रहा? जब तक कि आपने स्कूल जाना नहीं शुरू कर दिया। स्कूल में पहुंच गए तो आपके पिताजी ने वहां पर नाम आपका जो है कुछ और कर दिया, अब गोलू हो गया। इतना मन से पढ़ा कि गोलू हाई स्कूल जाते जाते अपने से जो है हाई स्कूल पास नहीं कर पाए, 10 साल उसी में लगा दिए, तो हाई स्कूल में नाम बदल करके अब जो है गोवर्धन हो गया। आगे बढ़ते बढ़ते नाम फिर बदला। कहने का मतलब कि बाल्यावस्था तक नाम कुछ और था, किशोरावस्था में नाम कुछ और हुआ, युवा अवस्था में हो सकता है किसी ने नाम कुछ और रख दिया हो। तो जिस तरह व्यक्ति का नाम जो है समय के साथ जो है बदलता है, उसी तरह देश के साथ भी वही स्थिति है। जिसको हम लोग भारत कहते हैं उसे कभी सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता था, फिर उसका नाम जो है आर्यावर्त किया गया, फिर उसका नाम हिंदुस्तान हुआ, इंडिया हुआ, जम्बो द्वीप हुआ। जापान के लोग भारत को कुछ और ही नाम दिए, इजराइल वाले भारत को कुछ और नाम से जानते हैं। तो चाइना, वही चाइना जिसका ठीक से आंख नहीं खुलता है लेकिन फिर भी भारत को आंख दिखाता है, वो भी भारत को किसी और नाम से जानता है। आप सबको अगले क्लास में भारत के विभिन्न नामों के संदर्भ में मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं बताऊंगा कि इतिहास का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया था। आज बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।